कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद, यानी जब उनकी हत्या हुई, उनके पार्थिव शरीर का जब अंतिम संस्कार हुआ, तो महात्मा गांधी की अस्थियों को कहां विसर्जित किया गया? विश्व का एकमात्र प्राकृतिक रूप से तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, विश्व का एकमात्र। और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है, यह रहा हमारे देश की सबसे अधिक खारे पानी की अंतर्देशीय झील। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल IAS ज्योग्राफी बाबा पर, जहां मैं अमित तोमर आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं भारत सहित विश्व की सभी प्रमुख झीलों पर। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे भारत की झीलों के पार्ट 3 पर, और इसी के साथ भारत की महत्वपूर्ण झीलें जो कि आगे होने वाली राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यह अंतिम पार्ट भारत की झीलों का है। तो आज की झीलों में महत्वपूर्ण है क्या, इसकी चर्चा से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग भी पहली बार इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हों IAS ज्योग्राफी बाबा YouTube चैनल के साथ, वह लोग पिछले वीडियो भी ध्यान से देख लें, क्योंकि वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं कि आज की कौन कौन सी महत्वपूर्ण झीलें हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले हमारी झील है सांभर झील। जी हाँ, सांभर झील, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, जिसके बारे में परीक्षा में प्रश्न भी खूब पूछा जाता है। यह झील आप लोगों को दिखाई देगी राजस्थान राज्य में। राजस्थान में अगर हम लोग बात करें तो जयपुर के समीप इस झील का विस्तार हम लोगों को दिखाई देता है। यह देखेंगे तो यह रहा आपको सांभर झील का भाग आपको दिखाई दे रहा है। इसके दक्षिण पश्चिम में अजमेर, और इधर थार का मरुस्थल, इधर अरावली पर्वत, इधर पश्चिम में जाएगा, इधर नागौर दिखाई दे रहा है, इधर भी थार का मरुस्थल दिखाई दे रहा है हम लोगों को, और यह जयपुर। यानी कि कहा जाए कि यह जो सांभर झील है, इसे कहा जाता है कि यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय झील है। अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, भारत की सबसे बड़ी। इस झील की अवस्थिति हम लोगों को जयपुर से 80 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी भाग में और अजमेर से 64 किलोमीटर उत्तर पूर्वी भाग में हम लोगों को इस झील का विस्तार दिखाई देता है। यह झील गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत शामिल नहीं है। किसके अंतर्गत? गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत। देखेंगे अगर आप लोग तो महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने लिखे हैं, लेकिन फिर भी और भी अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट जो यहां नहीं शामिल किए जा सकते, उनको आप लोग ध्यान से सुनिए। तो यह झील गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत शामिल नहीं है। यह भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, जो राजस्थान में नमक के उत्पादन का स्रोत है। अगर इस झील का आप यह भाग देखेंगे, यानी कि कहा जाए पूर्वी या दक्षिण पूर्वी भाग देखेंगे, तो यहां पर एक बांध बनाया गया है, और जहां से इस झील से नमक का उत्पादन किया जाता है। यहां लिखा भी है, देखिए, नमक उत्पादन के लिए एक बांध का यहां पर निर्माण किया गया है। यह लगभग 96 किलोमीटर की परिधि में फैली हुई झील है। 96 किलोमीटर की परिधि में फैली हुई यह झील है अगर हम बात करें, और यह झील चारों ओर से अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई हम लोगों को दिखाई देती है। अब बात आती है इस झील के लिए नदी का स्रोत कौन है। कहा जाता है इस झील के लिए जल का स्रोत कौन है, तो इस झील के लिए 6 नदियां हैं जो इसे जल उपलब्ध कराती हैं। जी हां, कौन कौन सी नदियां? जैसे मंथा नदी, रूपनगढ़ नदी, खारी नदी, खांडेला नदी, मेडथा नदी और समोद नदी। अगर आप देखेंगे तो यहां रूपनगढ़ भी दिखाई दे रही है, यहां मेढ़ा भी दिखाई दे रही है। ऐसी 6 नदियां आकर अपना जल इस सांभर झील में विसर्जित करती हैं। अब बात आती है कि सर, यह देश की जो सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, क्या यह एक आर्द्र भूमि के रूप में सूचित है? क्या यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्द्र भूमि है? जी हां, वर्ष 1990 में इस झील को रामसर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था, और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्द्र भूमि के रूप में जानी जाती है। यह झील पिंक फ्लैमिंगो अप्रवासी पक्षियों के लिए जानी जाती है, जो कि सर्दियों के समय इस झील के समीपवर्ती क्षेत्र में बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। इसी झील के किनारे शाकांभरी मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यह दिखाई देता है, और साथ ही साथ इसी झील के किनारे ही सांभर वन्यजीव अभयारण्य भी आप लोगों को दिखाई देता है। तो यह रहा हमारे देश की सबसे
अधिक खारे पानी की अंतर्देशीय झील, जिसकी हम लोगों ने बात की, जिसका नाम है हमारा कौन सी, सांभर झील। और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहां लिखे हैं, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों को ओरल बता दिए। आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, मैं पहले भी आप लोगों को यह बात बता चुका हूं कि आपकी ये जो भूगोल की जो यह सीरीज है, जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज है, आप सारे इन झीलों के फिगर को, जो भी फिगर यहाँ मैप पे जो बने होते हैं बोर्ड पे, उनको बनाइए और फिर पीडीएफ को डाउनलोड करके वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिखिए और फास्ट फॉरवर्ड में इस पूरे वीडियो को देखिए। लेकिन पूरा वीडियो देखिए। अगर आप यह सोच रहे हो कि प्रत्येक झील या नदी से संबंधित बात यहां लिख दी गई होगी, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए 1.5 की स्पीड से पूरा वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्ट जो यहां नहीं लिखे हैं उनको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए आइए दूसरी झील पर बात करते हैं। दूसरी हमारी सबसे महत्वपूर्ण झील है डिंडवाना झील। जी हां, कौन सी, डिंडवाना झील। डिंडवाना झील की अवस्थिति हम लोगों को राजस्थान में ही दिखाई देती है। राजस्थान के नागौर जिले में हम लोगों को यह दिखाई देती है। वहीं पर एक डिंडवाना नाम का नगर है, उसी जगह यह झील अवस्थित हम लोगों को दिखाई देती है। और इस झील की जो सीमा है बीकानेर जिले से भी लगती है, चुरू से भी, सीकर से भी, जयपुर से भी, अजमेर से भी, पाली से भी, जोधपुर से भी। यह मैंने देखिए यहां बनाया हुआ है। यह एक लवणीय झील है। डिंडवाना झील भी एक लवणीय झील है। एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि कई झीलों के नाम दिए हैं और उसमें से कहता है कि कौन सी लवणीय झील नहीं है। राजस्थान के संदर्भ में करके प्रश्न को पूछ लेता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा डिंडवाना झील भी एक लवणीय यानी खारे पानी की झील है, जो कि पश्चिम को छोड़कर बाकी ओर से, यानी कि इस पश्चिमी भाग को छोड़कर बाकी ओर से अगर आप देखेंगे तो रेत के पहाड़ियों से या रेत के टीलों से घिरी हुई दिखाई देती है। यह झील किस प्रकार की है? यह एक प्लाया झील है। कैसी झील है? प्लाया झील है। देखिए यहां मैंने लिखा है। अब दिमाग में आएगा प्लाया से क्या आशय है सर, प्लाया झील का क्या मतलब है? प्लाया एक समतल तल होता है और बिना जल निकासी वाले छोटी झीलें होती हैं, यानी एक ऐसी झील जहां से जल की निकासी नहीं होती है और उसका तल समतल रूप में होता है, जिनमें बारिश का जल जब भर जाता है तो बारिश के जल के एकत्रण के बाद ग्रीष्मकाल में बहुत तेजी से वाष्पीकरण की क्रिया होती है, तो जो पानी में मौजूद लवण है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, अर्थात यह प्लाया झील के रूप में हमें दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इस प्लाया झील के तली क्षेत्र में जो नमक जम जाता है, आसपास के जंतु उसे क्या करते हैं, आके उस तल को, उस समतल को चाटते हैं, तो उसे चाट भी कहा जाता है। जी हां, चाट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट झील की बात करते हैं। नेक्स्ट झील कौन सी है? नेक्स्ट झील है नक्की झील। जी हां, नक्की झील आप लोगों को कहां दिखाई देगी? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस झील की अवस्थिति अरावली पर्वत श्रेणी के माउंट आबू पर दिखाई देती है। आप जानते हैं माउंट आबू पर ही गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी अरावली के रूप में हम लोग को दिखाई देता है। तो अरावली पर ही माउंट आबू क्षेत्र में नक्की झील की हम लोगों को अवस्थिति दिखाई देती है। इसे स्थानीय रूप से नक्की झील के नाम से जाना जाता है। यह भारत की पहली मानव निर्मित झील के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में? मानव निर्मित। इस झील को माउंट आबू के समीपवर्ती लोग नक्की झील के नाम से ना कह के बल्कि इसे लव लेक के नाम से भी जानते हैं या लव लेक के नाम से बुलाते हैं। किस झील को? नक्की झील को। यह झील राजस्थान के गरासिया जो जनजाति है उसके लिए बहुत ही पवित्र मानी जाती है, यानी कि गरासिया जनजाति इस झील को बहुत ही पवित्र मानती है और अप्रैल माह में पड़ने वाले शुक्ल पक्ष में उनके त्योहार के समय इनके पूर्वजों की पूजा और स्मृति का स्थान के रूप में यह नक्की झील जानी जाती है। ध्यान रखिएगा, जनजाति गरासिया जनजाति। 12 फरवरी 1948 को, जी हां, एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारे राष्ट्रपिता के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, महात्मा गांधी। क्या आप लोग यह भी जानते हैं कि महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद, यानी जब उनकी हत्या हुई, उनके पार्थिव शरीर का जब अंतिम संस्कार हुआ तो महात्मा गांधी की अस्थियों को कहां विसर्जित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, 12 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की अस्थियों को इसी नक्की झील में विसर्जित किया गया था।
और उसके बाद गांधी घाट का निर्माण किया गया था। तो महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन राजस्थान की इसी नक्की झील में किया गया था। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि नेक्स्ट कौन सा है हमारी झील। नेक्स्ट है लोकटक झील। जी हां यह झील आपको मणिपुर में दिखाई देगी। इम्फाल से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण में इस लोकटक झील की अवस्थिति दिखाई देगी। लोकटक झील की बात जब हम लोग करते हैं तो यह पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की या कहें ताजे पानी की झील है। कौन सी झील? लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी, नॉर्थ ईस्ट रीजन की, यानी कि 7 सिस्टर जो स्टेट हैं उन सब की मिलाकर सबसे बड़ी ताजे पानी की झील के रूप में इसको जाना जाता है। इस झील की खासियत यह है कि इस झील में तैरती हुई भूमि पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में फुमडिस कहा जाता है। क्या? फुमडिस। जी हां, आप लोगों ने कभी कभी तालाब वगैरह में देखा होगा कि तालाब के मध्यवर्ती भाग में एक टीला सा, मिट्टी का टीला सा बना हुआ रहता है और उसके ऊपर पक्षी बैठे रहते हैं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन बहुत बड़ी भूमि के रूप में हम लोगों को दिखाई देता है। तो द्वीप के रूप में दिखाई देता है जिसमें गांव बसे हुए होते हैं। इतना ही नहीं, लोकटक झील में मौजूद जो फुमडिस है, इसी में ही विश्व का एकमात्र प्राकृतिक रूप से तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। विश्व का एकमात्र। और इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है संगाई हिरण, डांसिंग डियर के लिए, क्योंकि यह उनका एकमात्र प्राकृतिक आवास है। क्या लोकटक झील अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्द्रभूमि की सूची, रामसर सूची में शामिल है? जी हां, वर्ष 1990 में लोकटक झील को रामसर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। लेकिन एक और सबसे महत्वपूर्ण बात परीक्षा की दृष्टि से, पर्यावरण पारिस्थितिकी की दृष्टि से, वह यह है कि लोकटक झील रामसर सूची में तो शामिल है ही है, रामसर सूची के अंतर्गत मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी शामिल है। अब ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वह है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्द्रभूमियों से संबंधित है। यानी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्द्रभूमि जो रामसर सूची में तो शामिल है, लेकिन मानव या प्राकृतिक कारणों से उस झील का विनाश या उस आर्द्रभूमि का विनाश हो रहा है। अगर किसी देश की किसी आर्द्रभूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लिया जाता है तो इसका मतलब उस झील का विनाश हो रहा है। तो ऐसे ही लोकटक झील भी मानव हस्तक्षेप के कारण बहुत ही बड़े स्तर पर धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। और वर्ष 1993 में, 1993 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में यह लोकटक झील शामिल हो गई। और किसी भी देश के लिए यह अच्छी बात नहीं होती। वह यह दिखाती है इस बात को कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऐसे क्षेत्रों को कोई भी देश संरक्षित करने में कितनी रुचि लेता है। और यह उस देश के लिए अपमान की एक तरीके से कहा जाए बात होती है अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्द्रभूमि कोई मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हो जाए। तो लोकटक झील हम लोगों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हुई दिखाई देती है 1993 में, और जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आर्द्रभूमि यह बनी थी 1990 में, 1990 में। आई होप क्लियर होगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारी लोनार झील। जी हां, लोनार झील बहुत ही नाम सुना होगा। नाम इसलिए सुना होगा क्योंकि कई बार, कई समय से लंबे स्तर पर यह चर्चा का विषय यह बन रही थी कि यह झील उल्कापातिक झील है या यह झील ज्वालामुखी क्रेटर झील के रूप में है। यह एक विवादित विषय रहा है। लोनार झील की जब हम लोग बात करते हैं तो इस झील की अवस्थिति हम लोगों को दिखाई देती है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में बुल्ढाना यह एक जिला है यहां, और इसके दक्षिण में हमें लोनार झील की अवस्थिति दिखाई देती है। इस जिले की जो सीमा है जलगांव, अमरावती, अकोला, वासिम, हिंगोली, जलना, परभानी, इन जिलों से इसकी सीमा लगती हुई, इस जिले की सीमा, बुल्ढाना जिले की सीमा लगती हुई हम लोगों को दिखाई देती है। तो लोकटक, ये जो लोनार झील है, लोनार झील क्रेटर, लोनार क्रेटर के नाम से भी जानी जाती है। यह अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक खारे
और कहा जाए कि यह एक झील के रूप में हमें दिखाई देती है। देखिए यहां पे लिखा हुआ भी है मैंने, यह एक उल्कापातिक झील है जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना राज्य में हम लोगों को बुल्ढाना जिले में दिखाई देती है। इससे संलग्न ही, इस झील से ही संलग्न हम लोगों को दिखाई देता है लोनार वन्य जीव अभयारण्य। हाल ही में, यानी कि इसी 2024 की चर्चा की बात करें तो वर्षा की कमी और मानवीय हस्तक्षेप के कारण, या कहा जाए वर्षा की कमी और मानवीय हस्तक्षेप में हो रही कमी और अधिक तापमान और अधिक वाष्पीकरण के कारण इस झील की लवणता एवं पीएच मान में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से यहां पर हेलोफिक माइक्रोफोब्स, या कहा जाए हेलोफिक सूक्ष्म जीव के अंतर्गत मुख्यतः यहां हेलोआर्किया नामक सूक्ष्म जीव की वजह से इस झील का जो जल है यह पूरे तरीके से गुलाबी हो गया, क्योंकि हेलोआर्किया सूक्ष्म जीव गुलाबी पिगमेंट का उत्सर्जन करता है, जिस वजह से इस लोनार झील के जल का रंग गुलाबी गुलाबी हो गया और यह चर्चा में रहा था। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो न्यूज़पेपर में भी यह चर्चा रहा है। यह सूक्ष्म जीव जो है, जिसकी हेलोआर्किया की जो मैं बात कर रहा हूं, यहीं पर ही शीतकाल में बहुत सारे फ्लेमिंगो पक्षी आते हैं और वह इसी सूक्ष्म जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिसके पिंक पिगमेंट के कारण इस झील, लोनार झील का जो जल है जो गुलाबी हो गया, इस सूक्ष्म जीव को फ्लेमिंगो पक्षी भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से यह लोनार झील हुई और भारत की सभी महत्वपूर्ण झीलों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। कैसा लगा यह वीडियो अपने कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और शेयर करिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।